myself, Dr. Usha Shukla, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट होली क्रॉस वुमेन्स कॉलेज अंबिकापुर। कल हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के पार्ट फर्स्ट में वर्नर्स थ्योरी के बारे में पढ़ा था, जिसको अपलोड कर दिया गया है यूट्यूब पे। आज हम उसी कनेक्शन में आगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। वर्नर्स थ्योरी में मेटल लिगेंड बॉन्डिंग पर बहुत ध्यान दिया गया था। सिज्विक ने इलेक्ट्रॉनिक इंटरप्रिटेशन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के ऊपर भी ध्यान दिया और उसी से हमको प्रेरणा मिली थी आगे के स्टडी करने के लिए। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग के नेचर को और अच्छे से समझने के लिए हमारे सामने तीन थ्योरी आई। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बाय पॉलिंग एंड स्लाटर, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बाय ब्रीथ एंड वान ब्लैक एंड लिगेंड फील्ड थ्योरी बाय वान ब्लैक। 1923 में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारे सामने आई। मेन पॉइंट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी: इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ मेटल आयन इन ग्राउंड स्टेट, ज्योमेट्री ऑफ बॉन्ड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तीनों एक ही है। फर्स्ट वन, मेटल एटम इलेक्ट्रॉन खो करके मेटल आयन बनाता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल आयन। मेटल आयन के एम्प्टी ऑर्बिटल लिगेंड के द्वारा डोनेट किए गए इलेक्ट्रॉन मेटल एटम के एम्प्टी ऑर्बिटल में एक्सेप्ट किए जाते हैं। नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल यूज्ड इन बॉन्डिंग इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। नंबर ऑफ लिगेंड इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर हम जानते हैं, तो जितने लिगेंड मेटल आयन के एम्प्टी ऑर्बिटल में बॉन्डिंग करेंगे वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। सेकेंड वन, मेटल आयन और लिगेंड ओवरलैपिंग के फलस्वरूप बॉन्ड बनाता है। मैक्सिमम ओवरलैपिंग देन बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्ग। जितनी अधिक ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री पर ध्यान दिया गया। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल, dsp2 और sp2d स्क्वायर प्लेनर, d2sp3 और sp3d2 इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। थर्ड वन, लिगेंड और मेटल आयन के बीच जब बॉन्डिंग हो रही है तो सबसे पहले लिगेंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल एटम के एम्प्टी ऑर्बिटल में देता है। लिगेंड के डोनर इलेक्ट्रॉन सिग्मा ऑर्बिटल वाले होते हैं और लिगेंड और मेटल आयन के बीच सिग्मा बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेट आर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग बिटवीन एम्प्टी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल of metal and sigma orbital of ligand. Lp for lone pair of electron, L for ligand, M for metal atom, Mn plus for metal ion. Fourth one, ligand ने थर्ड पॉइंट में जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल एटम को दिए थे तब मेटल एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और लिगेंड पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो मेटल एटम के अनहाइब्रिडाइज्ड डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन लिगेंड के एम्प्टी ऑर्बिटल में दिए जाते हैं और पाई बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग बिटवीन एम्प्टी p और d ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड एंड फील्ड dxy dyz dzx ऑफ मेटल एटम। थर्ड एंड फोर्थ को समराइज करके m l से m के साइड जो एरो लगा हाफ एरो सिग्मा बॉन्ड और m से l की तरफ पाई बॉन्ड। Metal ligand linkage will be strong due to redistribution of electron. For example, COH2O6 2+, hexaequo copper second ion. पॉलिंग ने इसके संबंध में दो थ्योरी दी थी, एक बैक बॉन्डिंग और दूसरा इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। बैक बॉन्डिंग में सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर लिगेंड से मेटल की तरफ होता है और फिर मेटल से लिगेंड की तरफ होता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल दैट इज बिटवीन द एक्सिस dxy dyz एंड dzx ये पार्टिसिपेट करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग d ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग p पाई ऑर्बिटल। तो दो प्रकार की ओवरलैपिंग होगी, d पाई ओवरलैपिंग इन pr3 एट p फास्फोरस एटम पर, इन sr2 एट सल्फर एटम पर, और d पाई p पाई बॉन्ड कार्बोनिल साइनाइड नाइट्रोसिलियम नाइट्राइट आयन। ये d पाई ओवरलैपिंग के एग्जाम्पल है। जब
डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में दिया जाता है तो उसको डी पाई बॉन्ड, और जब डी ऑर्बिटल से पी ऑर्बिटल में दिया जाता है तो उसको डी पाई पी पाई बॉन्ड कहा जाता है. देन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल एम एंड एम एल. ये मेटल आयन का ऑर्बिटल बना है, ये लिगेंड का ऑर्बिटल बना है, कार्बोनिल लिगेंड. ओवरलैपिंग करके MCO कॉम्प्लेक्स बना है. ओवरलैपिंग बिटवीन फील्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनिल एंड एम्प्टी सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ मेटल. एंड ML जब मेटल लिगेंड को इलेक्ट्रॉन देता है, ये मेटल ऑर्बिटल बना है, ये कार्बोनिल बना है, कार्बोनिल का कार्बन और ऑक्सीजन और मिलके MCO बना रहे हैं. यहाँ पर डेटिव ओवरलैपिंग हो रही है. डेटिव ओवरलैपिंग विथ filled d pi or hybrid d pi orbital of metal atom and antibonding p pi empty orbital of ligand, that is carbonyl ligand. Second one, electroneutrality principle. Pauling ने दिया था tendency of distribution of charge in ion on molecule is equal to resultant charge not more than plus minus 1 electron. मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा या कम. अगर more electric charge, if more electronegative donor atom such as nitrogen, oxygen, fluorine in ligand, then unequal distribution of electron pair between metal and ligand will be shared. Therefore, metal neutral due to loss of collection of negative charge on metal, BeH2O4 2+. इस प्रकार से बैक बॉन्डिंग और इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल के आधार पर इसको समझाया था. फिर हम देखेंगे एक टेबल बना हुआ है डी, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स एंड मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ वेरियस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री. एग्जांपल कोऑर्डिनेशन नंबर 2 sp हाइब्रिडाइजेशन, ये स्ट्रक्चर होगा लीनियर HNH3 ट्वाइस 2+. sp2 3 कोऑर्डिनेशन नंबर ट्राइगोनल प्लेनर HgI3. एक एक एग्जांपल यहाँ लिखा गया है, बाकी PDF में काफ़ी एग्जांपल मिलेंगे आपको. sp2 हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन नंबर 3 ट्राइगोनल प्लेनर. sp3 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल NiCO4 और ZnNH3 2+. dsp2 hybridization coordination number 4 square planar NiCl4 2-. dsp3 coordination number 5 trigonal bipyramidal FeCO5. sp3d, इसमें nd मतलब आउटर डी ऑर्बिटल और यहाँ n-1d मीन्स इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है. कोऑर्डिनेशन नंबर 5 स्क्वायर पिरामिडल SbF5 2-. लास्ट वन coordination number 6 d2sp3 n-1d orbital inner d and sp3d2 nd मतलब outer d orbital. ऑक्टाहेड्रल d2sp3 के लिए FeCN6 4- और sp3d2 के लिए FeF6 3-. एग्जाम्पल है. Let us apply assumption of valence bond theory in an octahedral complexes, tetrahedral complexes and square planar complexes. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में FeCN6 4- और FeF6 3- दोनों ही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल हैं. इसमें हुंड्स रूल फॉलो नहीं किया गया है और इसमें हुंड्स रूल FeF6 3- में हुंड्स रूल अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल फॉलो किया गया है. डायग्राम नेक्स्ट बोर्ड में दिखा रहे हैं. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन NiCO4 NiCl4 2-, NiCO4 अगेंस्ट हुंड्स रूल और NiCl4 2- में अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल भरे हैं. एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में dsp2 हाइब्रिडाइजेशन NiCl4 2-, ये भी अगेंस्ट हुंड्स रूल. यहाँ डायग्राम बना हुआ है. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में FeCN6 4- और FeF6 3- का एग्जाम्पल लिया गया है. आयरन 26 2-8 16 2 3d6 4s2, ये बना है ऑर्बिटल डायग्राम. आयरन सेकंड में 3d6 रह जाएगा, ये बना हुआ है. और d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन FeCN6 4-. तो ये देखिए हुंड्स रूल के विपरीत पेयर्ड हो गए हैं इलेक्ट्रॉन, जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हुंड्स रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करने का निर्देश देती है. NS में
फिर N-1D में 2 साइनाइड लिगेंड और NP में 3 साइनाइड लिगेंड। इस प्रकार से D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है क्योंकि क्योंकि इनर डी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। क्वांटम नंबर कमाने की इकाई कम हो गया है, इसलिए इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का नाम दिया गया है। और कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये डायमैग्नेटिक है। सेम आयरन में ही FeF63 माइनस में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा और इसमें इलेक्ट्रॉन हुंस रूल के अनुसार भरे हुए हैं। 6 फ्लोराइड लिगेंड में से 4s के पास आते हैं। एक फ्लोराइड लिगेंड 4s के हायर एनर्जी लेवल 3d में जाएगा, यहाँ कोई भी एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है और फ्लोराइड यहाँ हुंस रूल के विपरीत पेयर्ड नहीं कर पाता है और तब इसके हायर एनर्जी लेवल 4p में 3 फ्लोराइड लिगेंड और फिर 4p के हायर एनर्जी लेवल 4d में 2 फ्लोराइड लिगेंड एंटर कर जाते हैं। sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं। इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है क्योंकि आउटर डी ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है कि क्वांटम नंबर का मान L=4 ही रहता है, 4 और कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको पैरामैग्नेटिक का नाम दिया गया है। देन टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस में निकिल का एग्जांपल लिया गया है। टेट्राहीड्रल के लिए NiCO4 NiCl4 2-, निकिल 28 2816 2 3d8 4s2 ये बना हुआ है। निकिल की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट ली गई है। 4s के इलेक्ट्रॉन इसके हायर एनर्जी लेवल 3d में आ जाते हैं और इस प्रकार से 3d 10 4s 0 हो जाता है। और अब S4s में और उसके बाद इसके हायर एनर्जी लेवल 3d में आते हैं जो फुल फिल्ड है और इसके हायर एनर्जी लेवल 4p में जाते हैं और 3 कार्बोनिल लिगेंड। इस प्रकार से sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनता है। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन निकिल 0, therefore this is diamagnetic. sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन NiCl4 2- में निकिल की सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट ली गई है जहां 3d8 है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 4 क्लोराइड लिगेंड 4s में एक उसके हायर एनर्जी लेवल 3d में जाएंगे। कोई भी अनपेयर्ड एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, इसके हायर एनर्जी लेवल 4p में जाएंगे, 3 क्लोराइड लिगेंड एंटर करेंगे। इस प्रकार से इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा और टेट्राहीड्रल होगा, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है NiCN4 2-। निकिल का ही एग्जांपल लिया गया है 3d8। निकिल सेकंड में 3d8 है। देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन हुंस रूल के विपरीत पेयर्ड करा दिए गए हैं और 4s में एक साइनाइड, उसके हायर एनर्जी लेवल 3d Z² में एक साइनाइड और फिर उसके बाद 4px और 4py में 2 साइनाइड लिगेंड। इस प्रकार से dsp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा। ये डायमैग्नेटिक होगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल। इस प्रकार से ये एग्जाम्पल देखे गए। उसके बाद लास्टली हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या डिफेक्ट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हम देख रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने काफ़ी प्रयास किया था, उसके बाद भी इसमें कुछ कमी रह गई। पॉइंट नंबर 1, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सेम मेटल आयन कभी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है, कभी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जैसे आयरन FeCN6 4- में इनर ऑर्बिटल उधर देख रहे हैं आप और FeF63- में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए केवल d ऑर्बिटल में उपस्थित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर एक्सप्लेन किया गया है। और CuNH3 2+ का हाइब्रिडाइजेशन विवाद का विषय है। CuNH3 2+ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए क्योंकि कॉपर सेकंड में 3d9 है, लेकिन इसके लिए 3 ग्रुप बने हैं साइंटिस्ट के। एक ग्रुप का कहना है sp3 और ये टेट्राहीड्रल होगा, दूसरा ग्रुप कह रहा है dsp2 और ये स्क्वायर प्लेनर होगा और तीसरा ग्रुप कह रहा है sp2d और ये भी स्क्वायर प्लेनर होगा। टेट्राहीड्रल जब होगा तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, लेकिन dsp2 समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि एक अमोनिया लिगेंड 4s में एंटर करेगा और बचे हुए 3 अमोनिया लिगेंड इसके हाई एनर्जी लेवल 3d में आते हैं। यहाँ कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। फिर भी अमोनिया लिगेंड को एंटर कराने के लिए ये 3dZ² का एक इलेक्ट्रॉन इसके हाई एनर्जी लेवल 4p में जाएगा
और यहाँ एंटर करेगा। तो ये कोई तर्क संगत बात नहीं है, इसके लिए कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है। और sp2d में भी आउटर डी का उपयोग किया गया है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहाँ है वहीं रहेगा और फोर्थ अमोनिया लिगेंड 4d में एंटर करेगा। pz को खाली रहने दिया जाएगा ताकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3d से 4pz में ऑसिलेशन कर सके। तो इसके लिए कोई भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं दिया गया है अभी तक। टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड आयन का हाइब्रिडाइजेशन विवाद का विषय बना हुआ है। तत्पश्चात हम और भी देखेंगे, जैसे मैग्नेटिज्म की व्याख्या हो गई। उसके बाद मेटल आयन इलेक्ट्रॉन खो करके पॉजिटिवली चार्ज, मेटल एटम इलेक्ट्रॉन खो करके पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाता है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कभी हुंस रूल के अनुसार रहता है और कभी हुंस रूल के विपरीत पेयर्ड करा दिया जाता है, जबकि मेटल लिगेंड बॉन्डिंग के नेचर पर ध्यान देने की बात की गई थी। फिर भी मेटल आयन के डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर नहीं है कि कब वो हुंस रूल के अनुसार भरेगा और कब वो हुंस रूल के विपरीत चला जाएगा। इस प्रकार से स्पेक्ट्रा की व्याख्या भी नहीं हो सकी और इस प्रकार अब हमारे सामने आएगी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो कि हम कल देखेंगे क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मेटल लिगेंड बॉन्डिंग के नेचर की बात की गई, लेकिन मेटल आयन के डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर नहीं है। थैंक यू।